प्रिय छात्रों, वाणिज्य की इस कक्षा में मैं डॉक्टर कौशल किशोर तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली के इतिहास के बारे में अर्थात उसका प्रादुर्भाव कहाँ हुआ उसके बारे में हम लोग जानकारी किए। उसके पश्चात दोहरा लेखा प्रणाली के अर्थ को समझने का हम लोग प्रयास किए थे और परिभाषा पर भी हम लोग फोकस किए, दृष्टि डाले। आज आपके सामने एक नए प्रकरण के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ और यह उसी अध्याय का भाग है दोहरा लेखा प्रणाली की। जो मुख्य भाग हैं उस पर हम लोग चर्चा आज करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि पुस्तपालन और लेखांकन की जो बातें की जाती थी, तो उस क्रिया के दौरान हम जो प्रणाली का उपयोग करते थे वह दोहरा लेखा प्रणाली। तो इस पुस्तपालन की क्रिया जो है उसका प्रथम भाग होता है, ठीक है। वह प्रथम भाग जिसको कि हम प्रारंभिक लेखा कहते हैं, अर्थात जब हम सौदे करते हैं या जो व्यवहार हम करते हैं उन व्यवहारों को, अगर हमारा व्यवसाय छोटा है तब तो हम एक बही रखते हैं, उसमें लेखा कर लेते हैं। अगर हमारा व्यवसाय बड़ा से बड़े हैं तो उन व्यवसायों के लिए जर्नल की सहायक बहियां भी उपयोग में लाई जाती हैं। बहियां एक बार मैं पुनः जिक्र कर देता हूं। सबसे पहले रोकड़ बही, दूसरा क्रय बही, विक्रय बही, देनदार बही, लेनदार बही, देय बिल बही और प्राप्य बिल बही। ये तमाम सहायक बहियां हैं और इन बहियों का उपयोग बड़े व्यवसायी करते हैं और उन्हीं में वो प्रारंभिक लेखा करते हैं। ओरिजिनल रिकॉर्ड, इट मीन्स जो सौदे हुए उन सौदों का रिकॉर्ड जो रखा जाता है इन सहायक बहियों में रखा जाता है, ठीक है बच्चों। एक चीज और, चूंकि यह रिकॉर्डिंग का कार्य अलग अलग लोग करते हैं। जैसे अब आपके दिमाग में ये बात आता होगा कि हम अगर किसी दुकान पर सेल परचेज का काम कर रहे हैं, सेलिंग का काम कर रहे हैं, वहाँ से तमाम हम घटनाएं हो रही हैं, उन सौदों को तत्काल रिकॉर्ड या जो ये सहायक बहियों का मैंने जिक्र किया, क्या उसमें लिख दिया जाता है? तो प्यारे बच्चों, अगर वो छोटा व्यवसाय है तब तो तत्काल लिख लेते हैं, लेकिन जहां पर लेन देन प्रत्येक दिन असंख्य होते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा होते हैं, कई लोग करने वाले होते हैं, उनका लेखा एक स्मृति पुस्तक रखी जाती है। उस स्मृति पुस्तक में पहले लिख दिया जाता है। वह भी ओरिजिनल रिकॉर्ड यानी जो पहला भाग है दोहरा लेखा प्रणाली का उसी के अंतर्गत है और तत्पश्चात तब उसमें से विधिवत जो लेखापालक है, जो अकाउंटेंट है, वह इन सहायक बहियों में करता है, ठीक है बच्चों। तो मुझे यह उम्मीद हो चुका है कि आप लोग इसको समझ लिए होंगे कि प्रारंभिक लेखा जो सौदे होते हैं वो प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में किए जाते हैं। दूसरा जिसका भाग है वर्गीकरण तथा खतौनी, यह कार्य जब समाप्त होता है तो फिर दूसरे कार्य पर हम पहुंचते हैं। हम यहाँ पर जितने भी रिकॉर्ड किए हैं जर्नल में या जर्नल की सहायक बहियों में,
उनका हम वर्गीकरण करते हैं। अर्थात व्यय से संबंधित मदें एक जगह, कोई व्यक्ति है उस व्यक्ति से जो हमने लेन देन किया है, जो क्रय विक्रय किया है वो एक जगह, रोकड़ जो हमने नगद प्राप्त किया या दिया वो एक जगह। कहने का मतलब कि एक प्रकृति की लेन देन को एक जगह पर एक हेडिंग, एक शीर्षक के अंतर्गत हम रखने का कार्य करते हैं, वो वर्गीकरण कहलाता है। और उसी के साथ साथ हम पोस्टिंग भी कर लेते हैं। पोस्ट का मतलब ही होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, अर्थात हम इस ओरिजिनल रिकॉर्ड से हम उसको अपने एक जो लेजर होता है, खाता बही होता है, उसमें हम इसको पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण भाग है दोहरा लेखा प्रणाली का, वो है वर्गीकरण तथा खतौनी। तीसरा महत्वपूर्ण भाग है सारांश लेखन एवं अंतिम खत। प्यारे बच्चों, तीनों भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देख भी रहे हैं कि सबसे पहले हमने ये किया, ओरिजिनल रिकॉर्ड किया, और इस ओरिजिनल रिकॉर्ड से ही हमने वर्गीकरण और पोस्टिंग का काम किया, खतौनी का काम किया। और फिर हम जब उस खतौनी में प्रत्येक खातों का शेष निकालते हैं, बैलेंस निकाला जाता है, उन बैलेंस की सहायता से हम सारांश लेखन का कार्य करते हैं। अर्थात एक सारांश तैयार किया जाता है, एक सूची तैयार की जाती है, जिसको हम परीक्षा सूची भी कहते हैं। अर्थात कॉमर्स की भाषा में उसे तलपट कहा जाता है। ठीक है, तलपट अर्थात परीक्षा सूची, ये खातों से जो हमको सारांश, खातों के जो शेष हैं उन शेषों से हम तैयार करते हैं, और जिससे कि बहुत हद तक हमें गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच भी वहाँ हो जाती है। इसके पहले जितने भी आपने कार्य किया है, आपने रिकॉर्ड किया है, आपने वर्गीकरण किया है या पोस्ट किया है, इसमें अगर कहीं कोई गणितीय संबंधी अगर अशुद्धि है तो उस अशुद्धि का पता हमें यहाँ चल जाता है। पुनः उसके बाद अंतिम खाते हम तैयार करें। प्यारे बच्चों, ये फाइनल अकाउंट 3 होते हैं: व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठी। व्यापार खाता जिससे हमें सकल लाभ अथवा सकल हानि का पता चलता है। ठीक है, सकल लाभ अथवा सकल हानि। और सकल लाभ अथवा सकल हानि बिक्री जो आपने किया है अर्थात आगम, और उसमें से बिक्री की गई माल की लागत को जब आप घटा देते हैं, ठीक है, तो आपको सकल लाभ मिल जाता है। इसी को जब हम खाते के स्वरूप में रखते हैं तो वह व्यापार खाता कहलाता है। क्लियर? दूसरा लाभ हानि खाता। प्यारे बच्चों, व्यापार खाते से निकला हुआ सकल लाभ और सकल हानि को हम लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करते हैं, और तत्पश्चात विभिन्न प्रकार के व्यय जो इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से जो हुए रहते हैं, उनको हम उस में से घटा देते हैं, तो जो हमें प्राप्त होता है वही शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि होती है। ये शुद्ध लाभ और हानि लाभ हानि खाता से हमें प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, लाभ हानि खाते के स्वरूप में जब इसको हम लिखते हैं, जिस चीज़ को मैंने आपको एक वाक्य में बताया, इसे जब हम खाते में रखते हैं
अर्थात डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष बना करके, तो वहाँ पर यह लाभ हानि खाता का स्वरूप लेता है। तीसरा है आर्थिक चिट्ठा। हमें शुद्ध लाभ और हानि ज्ञात हो गया। यह आर्थिक चिट्ठा उस संस्था का, उस व्यवसायिक प्रतिष्ठान का आर्थिक स्थिति बताने का कार्य करता है। इसमें हम संपत्तियों और दायित्वों का जो है सूची तैयार करते हैं और उस सूची में आपके संपत्ति चाहे वो चल हो या अचल हो, दायित्व भी चाहे चल हो या अचल हो, ये समस्त चीज़ों का उल्लेख उसमें मिलता है। तत्पश्चात दोहरा लेखा प्रणाली का यह मुख्य भाग यहाँ तक होते हैं। अर्थात आपसे यदि कोई पूछेगा कि दोहरा लेखा प्रणाली के कौन कौन से भाग हैं, तो आप कह देंगे कि पहला प्रारंभिक लेखा होता है, दूसरा वर्गीकरण तथा खतौनी होता है और तीसरा सारांश लेखन एवं अंतिम खाते होते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के प्रमुख भागों की चर्चा करने के पश्चात प्यारे बच्चों, हम दोहरा लेखा प्रणाली के गुण और दोष को भी यहाँ चर्चा कर लेना उचित समझते हैं, जिससे कि आप दोहरा लेखा प्रणाली को भली भांति समझ सकें। प्यारे बच्चों, दोहरा लेखा प्रणाली के गुण में सबसे पहला इसका जो गुण है कि यह प्रणाली सरल है। अर्थात सरलता के दृष्टिकोण से यह आप कह सकते हैं कि लेखांकन करना अगर थोड़ा बहुत भी आदमी डेबिट क्रेडिट के नियमों को जान रहा है, तो वह इस प्रणाली के तहत लेखांकन की क्रिया को कर सकता है। इसलिए यह प्रणाली सरल है। वैज्ञानिक प्रणाली है। जितनी धनराशि से डेबिट करते हैं उतनी ही धनराशि से क्रेडिट होती है, चाहे भले ही उस सौदे के अनेक उप विभाग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो धनराशि होगी वो जितने से डेबिट होगा उतने से ही क्रेडिट होता है। इसीलिए इस प्रणाली को वैज्ञानिक प्रणाली की श्रेणी में रखा गया है। और चूंकि नियमों का पालन किया जाता है, सिद्धांतों का पालन किया जाता है, अतः यह प्रणाली वैज्ञानिक प्रणाली की श्रेणी में आता है। लोचदार प्रणाली है। लोचदार इस दृष्टिकोण से कि यदि अगर आप अपने व्यवसाय को विस्तार भी करते हैं तो आपको इस प्रणाली को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके विस्तार, आपके ट्रांजैक्शन जितने अधिक भी होंगे तो भी इस प्रणाली के तहत आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेंगे। लाभ हानि आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी आप कर सकते हैं। इसलिए यह क्या है, लोचदार है। अर्थात आपके आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन संभव है। पूर्ण लेखा प्रणाली। प्यारे बच्चों, जब मैं लेखांकन की प्रणालियों का जिक्र कर रहा था तो उसमें इकारा लेखा प्रणाली को हम बता रहे थे। इकारा लेखा प्रणाली अपूर्ण प्रणाली कही जाती है, क्योंकि उसमें सौदे एक जगह लिख सकते हैं, कई जगह दोनों को लिख सकते हैं, दोनों पक्षों को, और कुछ पक्षों को छोड़ा भी जा सकता है। लेकिन इस प्रणाली में आप किसी भी सौदे को छोड़ नहीं सकते, उसका लिखा जाना आवश्यक है। इसलिए यह प्रणाली पूर्ण लेखा प्रणाली होती। जालसाजी से बचा। प्यारे बच्चों, जब कोई चीज़ छूटेगी नहीं तो कोई जालसाज, छल, कपट और त्रुटि करने से बचता है, क्योंकि इसमें यह संभावना रहती है कि आगे गलतियां पकड़ में भी आ सकती हैं। इसलिए जालसाजी से इसमें बचाव संभव है।
वैधानिक मान्यता। प्यारे बच्चों, इस प्रणाली को वैधानिक मान्यता मिली हुई है। विवाद की स्थिति में न्यायालयों के समक्ष साक्ष्य के रूप में इस प्रणाली के द्वारा किए गए लेखांकन को प्रस्तुत किया जाता है और आपके जो पंच होते हैं वो इसके आधार पर निर्णय देते हैं। तो इसकी वैधानिक मान्यता है। इसका यह गुण है, कर निर्धारण में सहायक। इस प्रणाली के द्वारा लाभ जो निकाला जाता है उसी लाभ के आधार पर कर का निर्धारण किया जाता है। तो कर निर्धारण में यह सहायक है, ये इसका एक गुण है। शुद्धता की जांच, गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच संभव है और प्रायः अभी मैंने बताया कि जो सारांश का कार्य किया जाता है उस सारांश के कार्य के दौरान हमें गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच का भी पता चल जाता है। तो यह प्रणाली का एक गुण है कि ये शुद्धता की जांच करती है। लाभ हानि का ज्ञान, दोहरा लेखा प्रणाली के अभी तीसरे भाग की मैं चर्चा कर रहा था। अंतिम खाते हम बनाते हैं इसी प्रणाली के तहत और जिससे हमें लाभ, सकल हानि, शुद्ध लाभ, शुद्ध हानि के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, व्यवसायी को जानकारी प्राप्त होती है। सरकार को लाभ, सरकार अभी जैसा कि मैंने कहा कि कर निर्धारण में सहायक, तो कर का संबंध किससे होता है? सरकार से। एक तो सरकार को इसी के आधार पर लाभ जो निश्चित होता है उस पर कर मिलता है, सरकार को लाभ होती है। दूसरा, सरकार अपने व्यावसायिक गतिविधियों को, व्यावसायिक के स्थितियों को अगर जानने का प्रयास करती है तो वह दोहरा लेखा प्रणाली के द्वारा बनाए गए लेखांकन को, उसके द्वारा बने हुए आर्थिक चिट्ठा को देख करके, समझ करके और वह जान लेती है कि उसके देश का, उसके राज्य का क्या प्रगति है। ये रहा कुछ दोहरा लेखा प्रणाली के गुण। प्यारे बच्चों, गुण के साथ साथ दोष भी विद्यमान रहता है, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हमारे में भी, आप में भी, सब में दोष कुछ न कुछ होते हैं। आइए हम उस दोष पर चर्चा करते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के दोष क्या हैं? इतने गुण हैं तो दोष भी कुछ मायने रखते हैं। सबसे पहला कि यह महंगी प्रणाली है। महंगी प्रणाली इस दृष्टिकोण से है प्यारे बच्चों कि आप अपनी देखा कि अगर छोटा व्यवसाय है तो एक जर्नल की बही रख करके वो अपना काम चला सकता है, लेकिन वो काम चल सकता है। थोड़ा सा बड़ा व्यवसाय होगा तो वो तमाम तरह की बहियों को रखेगा, उसके बाद लेखांकन करने के लिए लेखापालक को भी रखेगा। तो ये एक प्रकार का उस पर एक बर्डन, एक प्रकार का खर्च का बोझ उस पर पड़ेगा। इसलिए हम इस प्रणाली को कहते हैं कि ये क्या है? महंगी प्रणाली तो है। जटिल प्रक्रिया है। जटिल इस नाते है कि अगर आप इसके विषय सामग्री को अगर समझे नहीं हैं, इसके नियमों को नहीं समझे, इसके सिद्धांतों को नहीं समझे हैं, इसके अवधारणाओं को अगर नहीं समझे हैं, तो यह इस प्रणाली के द्वारा जो किया गया लेखांकन है वो आपको गलत सूचना देने के लिए तत्पर रहेगा। अतः इस कारण यह प्रक्रिया जटिल हो जाती है कि हमें प्रथम भाग को कंप्लीट करना है, तत्पश्चात दूसरे भाग को कंप्लीट करना है, तत्पश्चात तीसरे भाग को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि हम तीसरे को कंप्लीट करके और सब कुछ जान गए, ऐसा संभव नहीं है। जटिलता यहाँ पर इसकी है कि हम पहले प्रथम भाग को ही कंप्लीट करेंगे, तत्पश्चात द्वितीय भाग को, तत्पश्चात तृतीय भाग को कंप्लीट करके ही हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे। तो इस नाते यह जटिल प्रक्रिया है। नियंत्रण में कठिनाई, अलग अलग
कार्य अलग अलग बहियां होने के नाते थोड़ी सी नियंत्रण में कठिनाई आती है। यह इस प्रणाली का एक दोष है। विशेष ज्ञान की आवश्यकता। प्यारे बच्चों, आप केवल अगर स्मृति पुस्तक में लेखा करते हैं तो बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जैसे ही आप प्रथम भाग से दूसरे भाग में, दूसरे भाग से तीसरे भाग में अगर आप पहुंचते हैं तो वहां पर आपको लेखांकन के विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। बड़े व्यापार के लिए यह उपयुक्त होता है, छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। और यही कारण है कि आप आसपास अपनी छोटे मोटे दुकानों को देखते होंगे तो वहाँ पर इस प्रणाली का कहीं कोई जिक्र नहीं करता है, न ही वो लेखांकन करता है। लेकिन बड़े व्यवसायों के यहाँ जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये छोटे व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं है, बड़े व्यवसायों के लिए उपयुक्त है। अशुद्धियों का पता लगाना कठिन है। प्यारे बच्चों, गणित संबंधी शुद्धता की जानकारी तो हमें मिल जाती है, ऐसा हमने इसके गुण की चर्चा के दौरान बात कही, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम अशुद्धियां रह जाती हैं जिसका पता लगाना दोहरा लेखा प्रणाली में कठिन है। और इसके लिए अलग से कार्य करने पड़ते हैं और वह क्षेत्र ही बदल जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपको दोहरा लेखा प्रणाली के भागों की चर्चा करते हुए उसके गुण और दोष पर हमने प्रकाश डाला। आपके लिए गृह कार्य हम देते हैं जिसको आप अपने पुस्तिका में अवश्य कर लेंगे। गृह कार्य है कि दोहरा नंबर 1 दोहरा लेखा प्रणाली के प्रमुख भागों को लिखिए। दूसरा, दोहरा लेखा प्रणाली के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। प्यारे बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।